जब चैलेंजर विमान टेलीविजन पर लाइव प्रसारित हुआ और उसमें विस्फोट हुआ, पूरी दुनिया ने आग, धुआं और सन्नाटा देखा। कई हफ्तों तक अटलांटिक महासागर में दिन रात खोजबीन चलती रही। सैकड़ों जहाज, हजारों मील का इलाका और राख की तरह बिखरे हुए टुकड़े, विमान और शटल, बहुत सारा मलबा जिसका हम किसी भी चीज से संबंध नहीं जोड़ सकते। फिर सतह से काफी नीचे नौसेना के गोताखोरों ने एक ऐसी खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने जो पाया वह इतना भयावह है कि उसका कुछ हिस्सा आज तक गोपनीय रखा गया है। जिस दिन आकाश शांत हो गया, 1980 के दशक के मध्य में नासा का स्पेस शटल कार्यक्रम मानव प्रगति का प्रतीक था। शटल पुण्य प्रयोज्य अंतरिक्ष यान थे जिन्हें अंतरिक्ष यात्रियों, उपग्रहों और वैज्ञानिक उपकरणों को कक्षा में ले जाने और फिर पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए डिजाइन किया गया था। इनका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रा को नियमित, सुरक्षित और सुलभ बनाना था। नासा के 5 कार्यरत ऑर्बिटरों में से एक चैलेंजर 9 मिशन पूरे कर चुका था और उसे विश्वसनीय माना जाता था। आगामी मिशन, जिसे आधिकारिक तौर पर STS-51L के नाम से जाना जाता है, में एक नई चीज थी। एक हाई स्कूल शिक्षिका, क्रिस्टा मैकॉनलिफ। उनकी भूमिका अंतरिक्ष से शिक्षा देना थी, जिससे अंतरिक्ष यान तारों के बीच एक कक्षा में परिवर्तित हो जाए। नासा के लिए यह महज एक और मिशन नहीं था, बल्कि यह एक वादा था कि अंतरिक्ष अब केवल प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ही आरक्षित नहीं रहेगा। जनवरी 1986 तक पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्साह चरम पर पहुंच गया था। समाचार चैनलों ने लाइव प्रसारण की योजना बनाई, स्कूलों ने विशेष सभाओं का आयोजन किया और देश भर के कक्षाओं ने एक साथ प्रक्षेपण देखने की तैयारी की। व्हाइट हाउस ने अपना समर्थन व्यक्त किया था और राष्ट्रपति रीगन का प्रक्षेपण के बाद चालक दल को फोन करने का कार्यक्रम था। क्रिस्टा मैकॉनलिफ की भागीदारी ने इस मिशन को लाखों अमेरिकियों के लिए बेहद व्यक्तिगत बना दिया था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश ही अंतरिक्ष में जा रहा हो। 28 जनवरी 1986 की सुबह कैनेडी स्पेस सेंटर में तापमान हिमांक के करीब गिर गया, जो फ्लोरिडा के तटीय क्षेत्र के लिए एक असामान्य दृश्य था। लॉन्च पैड और ईंधन लाइनों पर बर्फ की जांच के लिए टीमें रात भर काम करती रहीं। चैलेंजर मिशन उस सप्ताह पहले ही कई बार स्थगित हो चुका था, लेकिन भोर होते होते अधिकारियों ने फैसला किया कि स्थितियां अनुकूल हैं। सूर्योदय होते होते दर्शक दीर्घाओं में भीड़ उमड़ पड़ी थी। शिक्षक, छात्र, पत्रकार और परिवार कैमरे और झंडे लेकर जमा हो गए थे। सभी शटल को जमीन से उड़ान भरते देखने के लिए उत्सुक थे। कई लोग देश भर से इस मिशन को देखने आए थे, जिसे नासा ने अब तक का अपना सबसे महत्वाकांक्षी मिशन बताया था। शटल के अंदर 7 सदस्यीय दल ने अपनी अंतिम जांचें पूरी की। कमांडर फ्रांसिस स्कोबी ने मिशन कंट्रोल के साथ संचार लिंक की पुष्टि की। पायलट माइकल स्मिथ ने इंजन डेटा की समीक्षा की। एलिसन ओनिजुका, जूडिथ रेसनिक और रोनाल्ड मैकनेयर ने कक्षा में भेजने के लिए उपकरणों को तैयार किया। ग्रेगरी जार्विस ने अपने प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री को सुरक्षित किया। फ्लाइट डेक के पीछे बैठी क्रिस्टा मैकॉनलिफ ने अंतरिक्ष से दिए जाने वाले अपने नियोजित पाठ की पहली पंक्तियों का अभ्यास किया। सुबह 11:38 बजे उलटी गिनती 0 पर पहुंच गई। इंजन गरजते हुए चालू हो गए, जिससे जमीन पर कंपन फैल गई। शटल पहले धीरे धीरे ऊपर उठी, फिर धुएं और आग के निशान छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ी। भीड़ खुशी से झूम उठी। बच्चे अमेरिकी झंडे लहरा रहे थे
और शिक्षक शटल के ऊपर उठते ही आसमान की ओर इशारा कर रहे थे। टेलीविजन कमेंटेटरों ने लॉन्च को एकदम सही बताया। यह सिलसिला 73 सेकंड तक चला। फिर बाद की रिपोर्टों के अनुसार दाहिने सॉलिड रॉकेट बूस्टर के आधार के पास एक छोटी सी चमक दिखाई दी। यह बहुत जल्दी हुई, लगभग किसी का ध्यान इस पर नहीं गया, और फिर शटल एक भीषण विस्फोट में समा गई। आसमान में एक आग का गोला तेजी से गुजरा और नीले आसमान पर खुले घाव की तरह 2 सफेद लकीरें बनाता हुआ दूर तक फैल गईं। कुछ पलों के लिए सब थम गए। दर्शक ऊपर की ओर टकटकी लगाए देखते रह गए, मानो जम गए हों। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा है। कुछ लोगों ने दबी आवाज में कहा कि शायद यह मंच के सामान्य रूप से अलग होने की घटना हो, लेकिन जैसे ही मलबा समुद्र की ओर गिरने लगा, यह उम्मीद धराशायी हो गई। दर्शक दीर्घाओं में दहशत फैल गई। मिशन कंट्रोल के अंदर मॉनिटर एक एक करके बंद होते गए। कमरा शोर और अफरा तफरी से भर गया। इंजीनियर खाली डेटा स्क्रीन को घूरते रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कुछ इंजीनियर अपने कंसोल से उठ खड़े हुए। उनकी निगाहें फीड पर अभी भी मौजूद धुएं की जमी हुई छवि पर टिकी हुई थीं। फ्लाइट डायरेक्टर जे ग्रीन आगे झुके। कांपती आवाज में उन्होंने माइक्रोफोन दबाया। फिर वे कुर्सी पर वापस बैठ गए, अपने चेहरे पर हाथ रख लिए और अंत में रेडियो पर बोले। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जाहिर है कोई बड़ी खराबी है। उनके ये शब्द उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कमरे में मौजूद हर किसी के लिए अविस्मरणीय थे। देखने वाले क्षेत्र में दहशत फैल गई। परिवार के लोग ऊपर की ओर देखने लगे। वे जो कुछ देख चुके थे उसे समझ नहीं पा रहे थे। शिक्षकों ने अपने छात्रों को ढंक लिया। बार बार दिखाए जा रहे उस दृश्य को देखकर समाचार एंकर अविश्वास से भर उठे। पूरे देश में कुछ क्षण पहले जयकारे से गूंज रहे कक्षागृह अब शांत थे। आशा और प्रगति का प्रतीक माने जाने वाला अंतरिक्ष यान टेलीविजन पर लाइव नष्ट हो गया था। दर्शकों के देखने के लिए बने स्टैंड से हटने से पहले ही तटरक्षक बल और नौसेना ने समुद्र में निर्देशांक निर्धारित करना शुरू कर दिया था और जीवित बचे लोगों की तलाश की तैयारी कर रहे थे। अन्वेषण के उत्सव के रूप में शुरू हुआ यह कार्यक्रम नासा के सबसे भयावह और दर्दनाक बचाव अभियानों में से एक की शुरुआत में बदल गया। वह खोज जो एक बचाव अभियान में बदल गई। तटरक्षक बल के जहाज, नौसेना के जहाज और वायुसेना के विमान तेजी से उस क्षेत्र की ओर बढ़े जहां चैलेंजर विमान लापता हो गया था। जब हेलीकॉप्टर मलबे के बढ़ते हुए क्षेत्र के ऊपर पहुंचे तो आसमान में अभी भी धुआं और वाष्प छाई हुई थी। मिशन कंट्रोल से मिली पहली रेडियो रिपोर्ट में ऑपरेशन को बचाव अभियान बताया गया। टीमों को पैराशूट, राफ्ट या सिग्नल खोजने का आदेश दिया गया। टेलीविजन पर जो कुछ उन्होंने देखा उस पर कोई विश्वास नहीं करना चाहता था। आदेश स्पष्ट और अत्यावश्यक था। समुद्र में खोज करो और सभी को घर वापस लाओ। ऊपर से देखने पर दृश्य मीलों तक फैला हुआ था। पायलटों ने सूर्य की रोशनी में चमकते सफेद पदार्थ के टुकड़े और गुच्छों में तैरते इंसुलेशन के टुकड़े देखे। नावें मलबे के बीच से सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रही थीं ताकि महत्वपूर्ण साक्ष्यों को कोई नुकसान न पहुंचे। हेलीकॉप्टर लहरों के ठीक ऊपर मंडरा रहे थे और हलचल का पता लगाने के लिए स्पॉटलाइट का इस्तेमाल कर रहे थे। गोताखोर पास के जहाजों पर तैयार बैठे थे, बड़े मलबे की पुष्टि होते ही बर्फीले पानी में उतरने के लिए। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार कुछ लोगों का मानना था कि चालक दल का केबिन विस्फोट में बच गया होगा और सही सलामत नीचे आ गया होगा। उस छोटी सी उम्मीद ने टीमों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, भले ही हर घंटे इसके खिलाफ सबूत बढ़ते जा रहे थे। दिन बीतने के साथ साथ स्थिति की वास्तविकता समझ में आने लगी। न कोई संकेत था, न कोई प्रकाश स्तंभ।
और न ही जीवन का कोई निशान। लहरें धातु और टाइल के टुकड़ों को मूल स्थान से दूर बहा ले गईं, जिससे कमांडरों को खोज क्षेत्र का विस्तार करना पड़ा। बचाव जहाजों ने धारा की दिशा का पता लगाने और टीमों के समन्वय के लिए मार्कर बुआ गिराए। शाम होते होते हेलीकॉप्टर ईंधन भरने के लिए वापस लौट आए, जबकि सतही पोतों ने अंधेरे में क्षेत्र की छानबीन जारी रखी। तब जाकर अधिकारियों ने उन आंकड़ों को स्वीकार करना शुरू किया जो पहले से ही मौजूद थे। अगली सुबह नासा ने घोषणा की कि सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों को मृत मान लिया गया है। यह मिशन अब बचाव अभियान नहीं रह गया था, यह एक बचाव अभियान था। अगले कुछ दिनों में यह अभियान अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े समन्वित खोज अभियानों में से एक बन गया। नौसेना ने समुद्र तल का मानचित्रण करने के लिए सोनार से लैस जहाजों को शामिल किया। वायुसेना ने बहाव के पैटर्न को रिकॉर्ड करने और सतह पर मौजूद मलबे का पता लगाने के लिए हवाई फोटोग्राफी की। राष्ट्रीय, महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन ने धाराओं का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाया कि भारी मलबा कहां जमा हो सकता है। प्रत्येक खोज को सूचीबद्ध किया गया और टैग किया गया। फिर उसे जांच के लिए कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र भेजा गया। इंजीनियरों ने बरामद टुकड़ों को बिछाना शुरू किया और सुराग खोजने के लिए जलने के निशानों और दरारों का अध्ययन किया। इसमें भाग लेने वालों की रिपोर्टों में माहौल को शांत और गंभीर बताया गया। गोताखोरों ने ठंडे और कठिन मौसम में घंटों काम किया और अक्सर वे धातु के छोटे छोटे टुकड़ों या पिघले हुए तार के अलावा कुछ भी लेकर सतह पर नहीं लौटे। समुद्र से निकाली गई प्रत्येक वस्तु को साक्ष्य और स्मारक दोनों के रूप में संभाला गया। पहले सप्ताह के अंत तक सैकड़ों टुकड़े बरामद किए जा चुके थे। शेष वस्तुओं को सावधानीपूर्वक सीलबंद डिब्बों में पैक करके कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र भेजा गया, जहां जांचकर्ताओं को आपदा के कारणों का पता लगाने की उम्मीद थी। क्रू केबिन के बिना भी अब तक इकट्ठा किए गए मलबे से यह पता चल सकता है कि शटल कैसे टूटा और खराबी की शुरुआत कहां से हुई। फ्लोरिडा में एक नई टीम एक विशाल हैंगर के अंदर इंतजार कर रही थी, मलबे को जोड़कर उसमें छिपे सवालों के जवाब खोजने के लिए तैयार। कैनेडी स्पेस सेंटर के एक सीलबंद हैंगर के अंदर चैलेंजर का मलबा फर्श पर बिखरा पड़ा था। हवा में हल्की हल्की नमक और जली हुई इंसुलेशन की गंध थी। तकनीशियन सावधानीपूर्वक कंटेनरों के बीच घूम रहे थे, जिनमें से प्रत्येक में अटलांटिक महासागर से निकाले गए टुकड़े रखे थे। कुछ टुकड़े हाथ से भी छोटे थे, जबकि अन्य शटल के शरीर के हिस्से थे जो गर्मी से काले पड़ गए थे और मुड़ गए थे। हर हिस्से को धोकर, लेबल लगाकर और सूची में शामिल करके हैंगर में फैले एक विशाल ग्रिड पर रखा गया। शटल के ब्लूप्रिंट का उपयोग करते हुए इंजीनियरों ने उस ढांचे को फिर से बनाने की धीमी प्रक्रिया शुरू की, जिसने कभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश में पहुंचाया था। हर बदलाव किसी अनुष्ठान जैसा लगता था। टीमें चुपचाप काम कर रही थीं, मलबे को छांट रही थीं, जले हुए निशानों का पता लगा रही थीं और टुकड़ों को पहेली के हिस्सों की तरह जोड़ रही थीं। धीरे धीरे चैलेंजर का आकार फिर से उभरने लगा। एल्यूमीनियम और कार्बन के टुकड़ों में उसकी जानी पहचानी रूपरेखा वापस आ गई। हर निशान, हर पिघला हुआ बोल्ट, टक्कर, गर्मी और दबाव की कहानी बयां कर रहा था। नासा की बचाव टीम की रिपोर्ट के अनुसार यह पुनर्निर्माण अंतरिक्ष इतिहास में अब तक की सबसे विस्तृत फोरेंसिक जांचों में से एक थी। हालांकि शटल का ढांचा दोबारा सामने आने पर एक क्षेत्र ने तुरंत ध्यान आकर्षित किया: डायन सॉलिड रॉकेट बूस्टर। जांचकर्ताओं ने बूस्टर के धातु आवरण पर
अजीबोगरीब जलने के निशान और छेद देखे। क्षति उस स्थान से मेल खाती हुई प्रतीत हुई जहां प्रक्षेपण फुटेज में पहली चमक देखी गई थी। इंजीनियरों को संदेह होने लगा कि समस्या वहीं से शुरू हुई थी। उन्होंने प्रक्षेपण की सुबह के आंकड़ों से इन निष्कर्षों की तुलना की और पाया कि तापमान सामान्य से काफी कम था। ठंडी हवा ने प्रक्षेपण पैड और शटल को पूरी तरह से ढक दिया था। कुछ ही दिनों में परीक्षणों ने उस आशंका की पुष्टि कर दी जिसका कई लोगों को डर था। बूस्टर के जोड़ों को सील करने वाले रबर के ओ रिंग ठंड के कारण बहुत सख्त हो गए थे। जब इंजन चालू हुए, जिससे आग की एक पतली लपट बाहर निकल आई, उस एक ही छेद ने बाहरी ईंधन टैंक को जला दिया और उस विस्फोट का कारण बना जिसने चैलेंजर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब कारण की पुष्टि हुई तो हैंगर में सन्नाटा छा गया। इंजीनियर और तकनीशियन पुनर्निर्मित ढांचे के ऊपर खड़े थे, उन निशानों को घूर रहे थे जिन्होंने मिशन को विफल कर दिया था। कुछ ने नोट्स लिए, जबकि अन्य बस पीछे हट गए, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सच्चाई स्पष्ट थी, लेकिन उससे मिली राहत शोक से ढक गई थी। अब उन्हें पता चल गया था कि चैलेंजर कैसे विफल हुआ था, लेकिन यह नहीं पता था कि दुर्घटना के समय विमान के अंदर मौजूद लोगों का क्या हुआ था। बाद में आई रिपोर्टों में बताया गया कि कैसे कई इंजीनियर ग्रिड के उस खाली हिस्से की ओर बार बार देख रहे थे जहां चालक दल का केबिन होना चाहिए था। वह गायब हिस्सा ही रहस्य का केंद्र बन गया था। जब तक इसका पता नहीं चला, तब तक कोई नहीं जान सकता था कि अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने अंतिम क्षणों में कितना कुछ सहा था। इसलिए खोज की तैयारी एक बार फिर से शुरू की गई। सोनार ग्रिड को फिर से बनाया गया, खोज क्षेत्रों का विस्तार किया गया और गोताखोरों को अधिक गहरे और जोखिम भरे अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया गया। आगे का काम अब यांत्रिक खराबी से संबंधित नहीं था। यह उस सच्चाई को खोजने के बारे में था जो अभी भी लहरों के नीचे छिपी हुई थी। मार्च 1986 की शुरुआत तक यूएसएस प्रिजर्वर के चालक दल ने उम्मीद खोनी शुरू कर दी थी। मिशन लॉग से पता चलता है कि 200 वर्ग मील से अधिक महासागर क्षेत्र को स्कैन किया गया था, लेकिन उससे कोई खास नतीजा नहीं निकला। फिर एक नियमित सोनार स्कैन के दौरान मॉनिटर पर कुछ असामान्य दिखाई दिया। यह सिग्नल पहले देखे गए किसी भी सिग्नल से बड़ा और अधिक स्पष्ट था। यह मलबे की तरह बह नहीं रहा था, यह ठोस था। सोनार छवि में कोने, गहराई और समरूपता दिखाई दे रही थी। ये सभी विवरण केवल मानव निर्मित संरचना में ही हो सकते हैं। कमांडर के आगे झुककर आदेश देते ही सोनार कक्ष में सन्नाटा छा गया। उस स्थान को चिह्नित करो, गोता लगाने की तैयारी करो। अगली सुबह जैसे ही क्षितिज पर पहली किरणें फैलीं, गोताखोरों का दल पानी में उतरने के लिए तैयार हो गया। हवा ठंडी थी और समुद्र अशांत था। गोताखोरों ने अपनी रस्सियों और उपकरणों की जांच की, क्योंकि वे जानते थे कि आगे का सफर लंबा और खतरनाक होगा। संकेत मिलते ही वे पानी में पीछे की ओर उतरे और लहरों के नीचे गायब हो गए। यह प्रक्रिया धीमी और दिशाहीन करने वाली थी। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, अंधेरा बढ़ता गया। अंततः समुद्र पूरी तरह से काला हो गया। दृश्यता घटकर 2 फीट से भी कम हो गई। गोताखोर सावधानी पूर्वक आगे बढ़े, एक भारित रस्सी का अनुसरण करते हुए जो उन्हें सोनार निर्देशांकों की ओर निर्देशित कर रही थी। हर हलचल से गाद के बादल उठते थे जो पानी में धुएं की तरह छाए रहते थे। वहां केवल उनके रेगुलेटरों से हवा के लगातार निकलने की आवाज सुनाई दे रही थी। मिनट घंटों जैसे लगने लगे। तभी एक गोताखोर की रोशनी नीचे किसी चीज पर पड़ी। रेत में दबी धातु की एक चमक। वह थम गया और दूसरों को इशारा किया। सबने मिलकर गाद हटाई और आकृति दिखने लगी। घुमावदार धातु, मोटा कांच
और खिड़की के फ्रेम की धुंधली सी आकृति। आसपास तार और नियंत्रण पैनल उलझे पड़े थे, जो टूटी हुई पाइपों से जुड़े हुए थे। बाद के विवरणों के अनुसार पहले तो किसी ने कुछ नहीं कहा। रेडियो की कर्कश ध्वनि के बावजूद सन्नाटा स्पष्ट था। अंत में कांपती हुई एक आवाज सुनाई दी, हमने इसे ढूंढ लिया। नौसेना के जहाज यूएसएस प्रिजर्वर पर यह संदेश तुरंत फैल गया। अधिकारियों और चालक दल के सदस्यों के रेलिंग के पास इकट्ठा होते ही डेक पर सन्नाटा छा गया। निर्देशांकों की पुष्टि हो गई और बचाव कार्य शुरू हो गया। गोताखोरों ने मलबे के चारों ओर केबल बांध दिए, जबकि क्रेन और जाल को सही जगह पर उतारा गया। हर कदम में घंटों लग गए। ढांचा नाजुक था और एक गलत कदम उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। टीम ने धीरे धीरे काम किया, एक एक इंच करके तब तक उठाया जब तक कि केबल कस नहीं गए और पानी ढांचे के चारों ओर चादरों की तरह ऊपर उठने लगा। जब केबिन आखिरकार पानी की सतह पर आया तो जहाज में सन्नाटा छा गया। मलबे के ऊपर उठते ही चालक दल के सदस्य स्थिर खड़े रहे, जिससे स्टील के डेक पर समुद्री पानी टपक रहा था। जो एक बचाव अभियान के रूप में शुरू हुआ था, वह अब कहीं अधिक गंभीर रूप ले चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मिनट तक कोई नहीं बोला। सिर्फ मशीनों की आवाज और पानी के वापस समुद्र में गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। जहाज पर सवार सभी लोग समझ गए थे कि इस खोज का क्या मतलब है। अब सवाल विस्फोट के कारण का नहीं था, सवाल उस केबिन के अंदर मौजूद लोगों का था। समुद्र ने उन्हें हफ्तों तक छिपाए रखा था, लेकिन अब उसने उन्हें वापस लौटा दिया था। उस टूटे फूटे डिब्बे के अंदर उन सवालों के जवाब छिपे थे जिनसे हर कोई डरता था, और वह खोज जो इस मिशन में भाग लेने वाले हर गोताखोर के साथ हमेशा के लिए रहेगी। चालक दल के केबिन के मलबे को डेक पर सुरक्षित करने के बाद गोताखोरों को वास्तव में क्या मिला? बचाव पोत पर माहौल बदल गया। जो मिशन कभी तकनीकी उद्देश्यों से भरा हुआ था, अब उसमें एक गहरे मानवीय भाव का भार समाहित हो गया था। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार नौसेना के गोताखोरों और नासा के जांचकर्ताओं की एक छोटी टीम को आंतरिक भाग की जांच करने का काम सौंपा गया था। कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस क्षेत्र को बाकी दल से अलग कर दिया गया था। घटनास्थल के पास केवल उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति थी जो सीधे तौर पर इस घटना से जुड़े थे। सुरक्षात्मक तिरपाल हटाने पर पता चला कि नुकसान गंभीर था, लेकिन उसकी पहचान की जा सकती थी। केबिन का अधिकांश आंतरिक भाग अभी भी अपनी जगह पर था। सीटों के ढांचे फर्श पर जड़े हुए थे। कुछ अपनी जगह से मुड़ गए थे, लेकिन फिर भी पंक्तियों में व्यवस्थित थे। उपकरण पैनलों के टुकड़े आगे की दीवार से चिपके हुए थे और तारों के टुकड़े छत से लटक रहे थे। मलबे के बीच व्यक्तिगत सामान बिखरे पड़े थे। एक घड़ी, एक कलम, एक छोटी निर्देश पुस्तिका और हेलमेट के कुछ हिस्से पिघलकर पहचान से परे हो गए थे। दबाव से फटे हुए फ्लाइट सूट और सुरक्षा बेल्ट के टुकड़े भी वहीं फंसे हुए थे। इस दृश्य को देखकर कई जांचकर्ता स्तब्ध रह गए। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने सावधानीपूर्वक अपना काम शुरू किया और हटाने से पहले हर वस्तु का दस्तावेजीकरण किया। बाद में आई रिपोर्टों ने पुष्टि की कि चालक दल का डिब्बा विस्फोट में लगभग पूरी तरह सुरक्षित बच गया था। यह कुछ देर ऊपर उठा और फिर समुद्र की ओर तेजी से गिरने लगा। मलबे का अध्ययन कर रहे इंजीनियरों का अनुमान है कि शटल के टूटने के बाद केबिन लगभग 25 सेकंड तक सील बंद रहा। इसका मतलब यह था कि अंतरिक्ष यात्री उस अवतरण के कम से कम कुछ हिस्से के लिए जीवित थे। कॉकपिट में मिले साक्ष्यों ने इस धारणा का समर्थन किया। विस्फोट के बाद स्विचों को चालू किया गया था और ऑक्सीजन सिस्टम को मैन्युअल रूप से सक्रिय किया गया था।
इससे पता चलता है कि चालक दल के कुछ सदस्यों ने नियंत्रण हासिल करने या एक दूसरे को हवा देने की कोशिश की थी। बाद के विश्लेषण के अनुसार पायलट माइकल स्मिथ के आपातकालीन वायु आपूर्ति का स्विच संभवतः विस्फोट के कुछ सेकंड बाद चालू किया गया था। जांचकर्ता कल्पना मात्र ही कर सकते थे कि गिरते हुए केबिन के अंदर के वे पल कैसे रहे होंगे। हवा का शोर, अलार्म की तेज आवाज और मॉड्यूल के आकाश में लुढ़कते ही अचानक उत्पन्न हुई भारहीनता। कई लोगों का मानना था कि चालक दल कुछ सेकंड के लिए होश में रहा होगा और उन्हें पूरी तरह से पता था कि क्या हो रहा है। डेटा की समीक्षा करने वाले विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि केबिन 200 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से समुद्र से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार और तीव्र थी कि इसने सब कुछ नष्ट कर दिया। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। गोताखोरों ने मलबे से जो कुछ बरामद किया उससे इस बात की पुष्टि हुई। मलबे में मानव शरीर के छोटे छोटे अवशेष, कपड़ों के टुकड़े और व्यक्तिगत सामान मिले। प्रत्येक वस्तु को सावधानी और सम्मानपूर्वक संभाला गया। सैन्य प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्येक वस्तु को रिकॉर्ड किया जाना और सीलबंद डिब्बों में रखा जाना आवश्यक था, इससे पहले कि उसे डोवर वायु सेना अड्डे पर भेजा जाए। उपस्थित लोगों के अनुसार पूरी प्रक्रिया के दौरान जांच क्षेत्र में सन्नाटा छाया रहा। निर्देश देने के अलावा किसी ने कुछ नहीं कहा। एक गोताखोर ने बाद में उस पल को अपने जीवन का सबसे कठिन क्षण बताया। बाकी लोगों ने फिर कभी इसके बारे में बात नहीं की। उनमें से कई लोगों के लिए यह मलबा नहीं था जो उन्हें सता रहा था, बल्कि यह विचार था कि अंतरिक्ष यात्रियों ने उन अंतिम क्षणों में क्या अनुभव किया होगा। इस खोज ने उन्हें राहत भी दी और दिल को भी तोड़ दिया। अंततः जवाब स्पष्ट हो गए, लेकिन इसकी कीमत इतनी चुकानी पड़ी कि इसमें शामिल सभी लोगों को जीवन भर इसका बोझ उठाना पड़ा। अब मिशन का रुख शहीद हुए चालक दल के सदस्यों को श्रद्धांजलि देने और उनके परिवारों को वह शांति प्रदान करने की ओर मुड़ गया, जिसका वे उस सुबह से इंतजार कर रहे थे जब आसमान सन्नाटा छा गया था। अंतिम संस्कार और वादा। कई हफ्तों की खोज और जांच के बाद चैलेंजर चालक दल के अवशेषों को डेलावेयर के डोवर वायु सेना अड्डे पर ले जाया गया। सीलबंद सैन्य कंटेनरों के अंदर मलबे से सावधानी पूर्वक एकत्र किए गए टुकड़े और व्यक्तिगत सामान रखे गए थे। पहचान का काम अत्यंत सावधानी से किया गया। फोरेंसिक विशेषज्ञ और सैन्य रोग विज्ञानी सख्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुपचाप काम कर रहे थे, वस्तुओं का मिलान कर रहे थे, विवरण दर्ज कर रहे थे और हर उस टुकड़े को संरक्षित कर रहे थे जिसे गिरे हुए अंतरिक्ष यात्रियों से जोड़ा जा सकता था। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार अवशेष आपस में इस तरह मिल गए थे कि कई मामलों में व्यक्तिगत पहचान असंभव हो गई थी। यह सभी संबंधित लोगों के लिए भावनात्मक रूप से बेहद कठिन प्रक्रिया थी। ये केवल अंतरिक्ष यात्री ही नहीं थे, वे राष्ट्रीय नायक, शिक्षक, माता-पिता और आशा के प्रतीक थे। नासा ने शुरू से ही परिवारों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखा। प्रत्येक परिवार को अवशेषों के प्रबंधन और अंतिम संस्कार की योजनाओं के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी गई। कई लोगों ने पहले ही निजी श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित कर ली थीं, लेकिन नासा और रक्षा विभाग ने पूरे दल को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सामूहिक समारोह का प्रस्ताव रखा। परिवारों ने इस पर सहमति जताई। वे चाहते थे कि दुनिया को याद रहे कि ये सातों लोग एक टीम के रूप में अंतरिक्ष में गए थे और उन्हें एक ही तरह से अंतिम विदाई दी जाएगी। 20 मई 1986 को आर्लिंगटन राष्ट्रीय कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार हुआ। चारों ओर मातम छाया हुआ था, हवा में सन्नाटा पसरा था और पूरे देश में उदासी छाई हुई थी।
हजारों शोक संतप्त लोग घटनास्थल पर एकत्रित हुए, जिनमें सरकारी अधिकारी, अंतरिक्ष यात्री और वे आम नागरिक शामिल थे, जिन्होंने चैलेंजर की कहानी को उसके प्रक्षेपण के दिन से ही करीब से देखा था। संयुक्त पार्थिव अवशेषों वाले एक ताबूत को सैन्य सम्मान गार्ड द्वारा अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाया गया। उस पर लिपटे झंडे पर नासा और अमेरिकी ध्वज अंकित थे। समारोह शांत लेकिन अत्यंत भावपूर्ण था। कोई लंबे भाषण नहीं हुए, बस कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां की गईं, जिसके बाद एक पल का मौन छा गया जो मानो अंतहीन सा लग रहा था। जब झंडे को मोड़कर परिवारों को सौंपा गया तो भीड़ में मौजूद कई लोग खुलकर रोने लगे। उस दिन अनावरण किए गए स्मारक पर उन सातों के नाम अंकित थे: फ्रांसिस स्कोबी, माइकल स्मिथ, एलिसन ओनिजुका, जूडिथ रेसनिक, रोनाल्ड मैकनेयर, ग्रेगरी जार्विस और क्रिस्टा मैकोनलिफ। यह स्मारक एक समाधि और एक प्रतिज्ञा दोनों का प्रतीक था। एक अनुस्मारक कि उनके साहस को भुलाया नहीं जाएगा। उसी समय कैनेडी स्पेस सेंटर में शटल के भौतिक अवशेषों को एक सीलबंद सुविधा में रखा गया था। वहां केवल अधिकृत कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति थी और स्थान को गोपनीय रखा गया था। इन टुकड़ों को अवशेष के रूप में नहीं, बल्कि साक्ष्य और स्मृति के रूप में संरक्षित किया गया था। इंजीनियर आपदा से सीखे गए सबक का अध्ययन करने के लिए समय समय पर वहां जाते थे। नासा के अधिकारियों के अनुसार मलबे को पवित्र स्थान माना जाता था, एक ऐसा स्थान जो महत्वाकांक्षा की कीमत और उससे जुड़ी जिम्मेदारी दोनों का प्रतीक था। देश भर में कई लोगों के लिए अंतिम संस्कार एक अध्याय का अंत और दूसरे की शुरुआत थी। यह वह क्षण था जब शोक चिंतन में परिवर्तित हुआ, जब दुहक ने संकल्प को आकार देना शुरू किया। उस दिन के बाद प्रक्षेपण पथ पर चलने वाला प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री चैलेंजर के चालक दल को याद रखेगा। उनकी क्षति नए सुरक्षा मानकों, नई सावधानी और उस मिशन की गलतियों को कभी न दोहराने की नवप्रवर्तित प्रतिबद्धता की नींव बनी। लेकिन समारोह समाप्त होने और राष्ट्र द्वारा झंडे उतारने के बावजूद सवाल खत्म नहीं हुए। अब सवाल यह नहीं था कि क्या हुआ था, बल्कि यह था कि ऐसा होने ही क्यों दिया गया। त्रासदी के बाद के महीनों में राष्ट्र ने जवाबों की मांग की। नासा की आंतरिक जांच के बाद जल्द ही रोजर्स आयोग के नेतृत्व में एक स्वतंत्र जांच शुरू हुई, जिसमें भौतिक विज्ञानी, अंतरिक्ष यात्री और इंजीनियर शामिल थे। उनके निष्कर्ष विस्तृत और बेहद गंभीर थे। रिपोर्ट ने पुष्टि की कि सॉलिड रॉकेट बूस्टर बनाने वाली कंपनी मॉर्टन थियोकोल के कई इंजीनियरों ने प्रक्षेपण से पहले ओ रिंग सील के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने झापन भेजकर स्पष्ट किया था कि जमा देने वाली ठंड के कारण रबर अपनी लचीलापन खो सकता है और सील करने में विफल हो सकता है। गवाही के अनुसार ये चेतावनियां निर्णय लेने वालों तक पहुंच गईं, लेकिन समय सीमा पूरी करने की जल्दबाजी और राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। इस खुलासे से जनता को गहरा सदमा लगा। यह महज यांत्रिक खराबी नहीं थी, बल्कि संचार और निर्णय की विफलता थी। नासा ने तुरंत सभी शटल उड़ानें निलंबित कर दीं। 2 साल से अधिक समय तक कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के प्रक्षेपण पैड शांत रहे। उस दौरान इंजीनियरों ने बूस्टर जोड़ों को फिर से डिजाइन किया, सीलों में सुधार किया और नासा की कमांड श्रृंखला को पूरी तरह से पुनर्गठित किया। एजेंसी ने ठंडे मौसम में प्रक्षेपण के लिए नए सुरक्षा नियम लागू किए और यह सुनिश्चित करने के लिए नई प्रणालियां बनाई कि तकनीकी कर्मचारियों की चिंताओं को फिर कभी नजरअंदाज न किया जा सके। ये सुधार व्यापक और खर्चीले थे, लेकिन आवश्यक थे। नासा के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार
चैलेंजर दुर्घटना ने न केवल एजेंसी के अंतरिक्ष यान निर्माण के तरीके को बदला, बल्कि अपने कर्मचारियों की बात सुनने के तरीके को भी बदल दिया। इससे मिले सबक अंतरिक्ष अन्वेषण से कहीं आगे तक फैले। नौसेना ने दुर्घटना स्थल पर गोताखोरों के काम के आधार पर नए जलमग्न बचाव प्रोटोकॉल अपनाए। मानचित्रण, दस्तावेजीकरण और अवशेषों के सम्मानजनक निपटान के उनके तरीके भविष्य के अभियानों के लिए आदर्श बन गए। उन्हीं गोताखोरों में से कुछ ने बाद के अभियानों में भी सहायता जारी रखी। हालांकि कई ने बाद में स्वीकार किया कि चैलेंजर से मिली तस्वीरें उनके मन से कभी नहीं निकली। उन्होंने उन रातों का वर्णन किया जब वे सोनार की गूंज सुनते हुए या गहरे पानी में तैरते हुए टुकड़ों को देखते हुए जागते थे। उनके लिए यह एक ऐसी खोज थी जो कभी खत्म नहीं होगी। नासा ने जब अपनी प्रणालियों का पुनर्निर्माण किया तो इस नुकसान से एक उल्लेखनीय बात उभरने लगी। पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिस्टा मैकोनलिफ के अंतरिक्ष से पढ़ाने के सपने को साकार करने के लिए चैलेंजर लर्निंग सेंटर स्थापित किए गए। इन केंद्रों ने छात्रों को नकली मिशनों का अनुभव करने और विज्ञान और अन्वेषण के बारे में सीखने का अवसर दिया। चैलेंजर के बाद लॉन्च किए गए प्रत्येक शटल में मलबे से बरामद धातु का एक छोटा टुकड़ा था, जिसे उसके ढांचे में वेल्ड किया गया था। यह एक मौन वादा था कि वे 7 जीवन हर आगामी मिशन के साथ उड़ान भरेंगे। लेकिन हर त्रासदी की तरह अफवाहें भी फैलने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि आधिकारिक बयान में पूरी बात नहीं बताई गई थी। अपुष्ट रिपोर्टें भी सामने आईं, जिनमें सुझाव दिया गया कि विस्फोट केवल ओ रिंग की खराबी के कारण नहीं हुआ होगा। कुछ लोगों का दावा था कि आपदा से कुछ मिनट पहले नासा के टेलीमेट्री पर असामान्य संकेत देखे गए थे। अन्य लोगों ने अनुमान लगाया कि शीत युद्ध के दौरान किसी प्रतिद्वंद्वी देश द्वारा हस्तक्षेप या तोड़फोड़ की गई हो सकती है। इनमें से कोई भी दावा कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने एक रहस्य का माहौल बना दिया जो आज भी इस घटना का अध्ययन करने वालों के बीच बना हुआ है। कुछ पूर्व इंजीनियरों का कहना है कि शुरुआती आंकड़ों में कुछ कमियां थीं, जिनकी पूरी तरह से व्याख्या कभी नहीं की गई। ये विसंगतियां केवल रिकॉर्डिंग की गलतियां थीं या किसी अधिक जटिल समस्या का संकेत, यह अभी भी अज्ञात है। बीते दशकों में चैलेंजर दुर्घटना अन्वेषण के इतिहास में एक घाव और एक सबक दोनों बनकर रह गई है। इस घटना ने दुनिया को याद दिलाया कि प्रगति में हमेशा जोखिम होता है और ऊंचाइयों तक पहुंचने की चाहत को हमेशा सावधानी से संतुलित रखना चाहिए। आपके विचार से चैलेंजर दुर्घटना ने वास्तव में क्या उजागर किया? मानवीय त्रुटि, कोई छिपा हुआ सच, या असंभव को पाने की हमारी कोशिश के बारे में कुछ गहरा? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।